हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स टू टाइप की होती है। एक होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी। और एक होती है दोस्तों वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो भी हम वेव्स लेते हैं, रे लेते हैं, उनकी वेवलेंथ बड़ी होगी इज कंपेयर टू वेव ऑप्टिक्स। ये इसमें हम मेनली एक मेजर डिफरेंस रखते हैं कि इस वेव ऑप्टिक्स में जो भी हम वेव्स उनकी वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग वेवलेंथ लेते हैं तो वह काफ़ी नैरो है, काफ़ी स्मॉल है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रिलेट में। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम मेनली जो लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिनको हम इजीली देख पाते हैं। ठीक है। इसमें हम जो फिनोमिना है कुछ, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये मेनली हम इसमें दो फिनोमिना को पढ़ते हैं। इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बेस्ड ही आपके आई ह्यूमन बॉडी में जो होता है, इसी प्रकार जो हम माइक्रोस्कोप लेते हैं, टेलीस्कोप लेते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हम दोस्तों इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस का मतलब व्यतिकरण, डाइफ्रैक्शन यानी विवर्तन, पोलराइजेशन, ठीक है। यंग द्विस्लिट प्रयोग, YDSC एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये सभी के सभी हम लेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हाँ, तो दोस्तों बिना समय गवाए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपल हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे वेव्स में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कोई भी वेव्स है या रे है, एक ही बात है। तो वो इस तरह से जिगजैग, मान लीजिए ये इधर एक्स अक्ष है और ये वी ले लीजिए वेलोसिटी, या इधर आप टाइम भी ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहें इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ ले लेते हैं। तो एक बार ये एक क्रिस्ट, एक थ्रो, एक सुरंग और एक गर्त, या दो सुरंग या दो गर्त, तो उनके जो बीच की या कंप्लीट साइकिल जो हो जाता है, इसे हम लैम्डा कह देते हैं, जिसे वेवलेंथ बोलते हैं। वेव
लेंथ, ठीक है। और v वेलोसिटी ऑफ लाइट है, v इक्वल्स टू n लैम्डा हम बोल लेते हैं, या f लैम्डा भी बोल लेते हैं, या न्यू लैम्डा भी हम बोल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम इंटरवल है वो t है, और वह इन्वर्स होता है किसके, वेव लेंथ के होता है। ये कुछ बातें भी आप भली भांति जानते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान रखें। तो इस तरह से ये जो वेव्स यहाँ मूव करेगी, तो ये जो वेव्स मूव करती है ये लाइक दिस कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसके परपेंडिकुलर यदि ये एक्स अक्ष में वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव कर रही है, सी वेलोसिटी की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, इसीलिए हम इसे स्पीड ऑफ लाइट भी बोल देते हैं, जिसकी वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इसके परपेंडिकुलर जो हम यहाँ लेते हैं वो होती है B, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से एक्स अक्ष में यदि कोई रे मूव करे तो वाई अक्ष और जेड अक्ष यानी वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात आप याद रखें। इसी प्रकार ये जो वेव्स है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, मैं वैसे ही एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। रेडियो एक्टिव वेव होती है, फिर होती है दोस्तों माइक्रोवेव, ठीक है, फिर होती है इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद में होती है दोस्तों आपके विजिबल रे, जिसे हम VIBGYOR इस फॉर्म में हम बोल देते हैं। VIB वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये आपके वेवलेंथ होती है, और फिर उसके बाद में होती है दोस्तों अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज, और फिर होती है गामा रेज। फिर क्या होती है दोस्तों, गामा रेज। अब हम ये जो रेड है इसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी, और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। वॉयलेट यानी बैंगनी जो है इसकी वेवलेंथ तो दोस्तों कम होगी, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम R से यदि V की ओर जाते हैं तो लैम्डा जो है यानी वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी असेंडिंग। यदि वेवलेंथ से हम किधर जाएं, रेड की तरफ जाते हैं, वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे, तो जो वेवलेंथ है वो असेंडिंग हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग हो जाएगी, यानी घटते और बढ़ते क्रम में हो जाती है। तो ये आप एक जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम लेते हैं, और उसमें हम बात करते हैं
कि एक लेजर बीम ठीक है। एक क्या है दोस्तों, लेजर बीम और इस लेजर बीम से हम रेड जो कलर है उसकी रे पास करते हैं। और यहाँ ये एक दोस्तों आपके बैलून है, ये ब्लू बैलून है और वही लेजर बीम है या लेजर लाइट है, ठीक है। और यही वही रेड जो आपके लाइट है, इसको हम रेड बैलून पर, रेड जो बैलून है इस पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इंसिडेंट करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा जो है वो बैलून क्या होगा, रैप्चर हो जाएगा, कौन सा बैलून फूट जाएगा, फूटेगा, कौन सा बैलून फूटेगा। तो इसमें दोस्तों एक सिंपल जनरल नॉलेज की बात है कि जो ये 7 कलर हैं विबग्योर वाले, VIBGYOR, तो इसमें जब हम इस पर रेड कलर डाल रहे हैं और ये ब्लू हमारे को बैलून दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इस ब्लू बैलून ने ये जो रेड कलर है ये क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ये ब्लू कलर शोषित कर लिया। जबकि इस पर हमने जब रेड कलर डाला और रेड ही इसने क्या कर दिया, चारों ओर स्कैटर्ड कर दिया, चारों ओर इसने बिखेर दिया, ठीक है, चारों तरफ इसने फैला दिया या फिर एमिटेड कर दिया। तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि इसने ये रेड कलर एब्जॉर्ब नहीं किया है, तो एब्जॉर्ब किसने किया है, ब्लू कलर ने। तो जो फूटने की संभावना होगी वो किसकी होगी दोस्तों, ब्लू की या रेड बैलून की। विच बैलून रैप्चर, ब्लू, विच बैलून रैप्चर, ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ बेसिक ऑप्टिक्स की और मिरर से रिलेटेड। तो ये जो लाइट है दोस्तों C, तो C इक्वल्स टू फॉर्मूला आप याद रखें 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। म्यू नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एप्सिलॉन नॉट होता है परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, यानी निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता हो गई, ये निर्वात की चुंबक, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि हम इसे मीडियम में ले लेते हैं
तो ये हो जाएगी म्यू एम एप्सिलॉन एम। और म्यू एम और म्यू नॉट में फॉर्मूला है कि रिलेटिव जो परमिटिविटी है, परमेबिलिटी है, वो होती है म्यू नॉट अपॉन म्यू एम। तो म्यू नॉट की जगह म्यू आर होती है माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये होती है दोस्तों म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। ऐसे ही एप्सिलॉन एम होता है, एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन एम। तो ये हो जाएगी दोस्तों 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके हो जाती है। तो सी एम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर और एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं दोस्तों एन, इसको हम बोल देते हैं एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यह बात यहाँ क्लियर हुई है कि सी एम इक्वल्स टू सी अपॉन एन। ठीक है, सी एम इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों? सी अपॉन एन, यानी माध्यम के लिए हो गया। तो C1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? C अपॉन N1। और C2 क्या आ जाएगा? C अपॉन N2। तो C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1। और C1 एज ए V1 ही है, तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों? N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। और V इक्वल्स टू क्या होते हैं? N लैम्डा। तो V इक्वल्स टू N लैम्डा हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो V तो लैम्डा से रिलेटेड हो जाएगा डायरेक्ट, और ये N1 N2 उल्टा हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली होती है। ठीक है, ये आपके जनरल बात होगी। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी हो जाता है दोस्तों परावर्तन। तो इसके लिए मान लीजिए हमने कोई भी प्लेन लिया, उस प्लेन के ऊपर कोई भी रे इंसिडेंट हुई और वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। ये आपके दोस्तों इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो एंगल आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल आर आ जाएगा। और ये आपके दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे है। ये आपके क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्लियर। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये क्या है दोस्तों, नॉर्मल। ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, एक ही प्लेन में होती हैं, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम दो तीन सिंपल क्वेश्चन की यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि मान लीजिए ये हमने एक मिरर लिया स्फेरिकल और ज्योमेट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ इसका ये सेंटर है, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, ये इसकी रेडियस r है। हमने क्या किया दोस्तों, इसके परपेंडिकुलर एक रे पास करते हैं, यहाँ कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x y हैं, ये आपको फाइंड करने हैं, ये आपको फाइंड करना है। साथ ही साथ इसने यह एक बात और बताई है कि ये जो रे है ये यहाँ से टकरा के और कहाँ चली जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। कैसे हो जाएगी दोस्तों, परपेंडिकुलर। फाइंड कोऑर्डिनेट x एंड y। तो इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, आप समझिए। यहाँ से हमने इस तरह से ये एक नॉर्मल ले लिया जो सेंटर से पास हो गया, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री हो जाएगा। और ये वाली जो रेडियस दिखाई दे रही है, ये वाली रेडियस भी कितनी हो जाएगी, r। अब इसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये r है, ये 45 है, ये आपको यहाँ कोऑर्डिनेट मेज़र करने हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो मेज़र करने के लिए, जब ये 45 है इस तरह से, ये 45 है और ये r है, तो ये वाला वैल्यू कितनी आ जाएगी, r cos 45 यानी r/√2। और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो भी r sin 45 यानी ये भी आ जाएगी r√2। कहने का अर्थ ये है कि इसके कोऑर्डिनेट r√2 और r√2 ही हो जाएंगे। अब इसमें दोस्तों जब इधर वाले वैल्यू आपने पॉजिटिव ली है, यदि इसके कोऑर्डिनेट, तो इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसलिए हम इसके r की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, r की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो भी आप समझिए कि यहाँ हमने एक इस तरह से यह पैराबोला ले लिया है,
क्या ले लिया है? पैराबोला। अब जो पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था दोस्तों अभी, ये 9 वाला, तो इसमें यह 45 की बजाय 30 डिग्री ले लीजिए, 60 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें ले सकते हो। ये यहाँ 60 30 30 60 60, तो ये 120 के आसपास आ जाएगा। 30 60 45 मेनली ये 3 ही वैल्यू होती हैं, या 37 डिग्री ले लीजिए या 53 डिग्री ले लीजिए, तो ये भी हमारे बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, x = y², या आप जानते हो ये पैराबोला जो है y² = 4ax की फॉर्म में है, ठीक है। y² = 4ax की फॉर्म में है। अब इसमें आपसे पूछा गया है, वही पूछा गया है कि यहाँ से एक रे यूं पास होती है, ठीक है, और यह चली जाती है परपेंडिकुलर। कहाँ चली जाती है दोस्तों? परपेंडिकुलर। तो आपसे वही सारी की सारी बातें यूं पूछी गई हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल कितना हो जाएगा? हाँ तो दोस्तों अब इसमें हम प्योर ज्योमेट्री लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला एंगल 45 है, तो ये भी 45 हो गया, ठीक है, ये 45 हो गया। तो ये वाला एंगल जो थीटा है, जिसको हम tan थीटा क्या लेंगे दोस्तों, ये x है, ये इधर y है, जिसको हम चेंजेस कह देते हैं dy/dx, y एक्स में और x एक्स में चेंजेस। तो tan 45 है यह, तो tan 45 कितना हो गया? 1। ऐसे ही ये y² = x है, इसका हम एक बार इंटीग्रेशन कर दें तो dy/2y dy/dx = क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और x का हम करेंगे तो dx/dx 1 आ गया। तो dy/dx = 1/2y, और यह किसके इक्वल है? 1 के, तो y = हो गया 1/2। जब ये y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो x आ जाएगा 1/4। तो इस तरह से यहाँ वही सवाल है, P पॉइंट पर x और y के जो आपके कोऑर्डिनेट हैं ये क्या आएंगे? 1/4 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/2 आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण। प्लेन मिरर में हमने एक सिंपल सा मिरर ले लिया है,
और इसके सामने हमने एक यह है बड़ी साइज की आई हमने यूं ले ली है। लाइक दिस। और यहाँ हमारे यह इसका सेंटर हो गया कॉर्निया। तो दोस्तों इसमें हम जो भी पॉसिबिलिटी लेते हैं कि यहाँ से एक रे सीधी गई वापस आ गई, एक रे जो इस पॉइंट से यदि हम लें तो एक रे यहाँ ऑब्जेक्ट हो तो इधर जाके यूँ चली जाएगी और एक रे यूँ जाके यूँ चली जाएगी। ठीक है। तो जब ये रे यहाँ से यहाँ जाती है तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है। और ये यहाँ ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यदि ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा, इमेज। ये क्या बन जाएगा, इमेज। तो कहने का अर्थ ये है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर इमेज बन जाती है। ठीक है। उतनी ही दूरी पर क्या बन जाएगी दोस्तों, इमेज बन जाती है। इमेज कुछ इस तरह से बन जाएगी, ऐसे। ये इमेज है, ये आपके ऑब्जेक्ट है, ये आपके ऑब्जेक्ट है। क्लियर। सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। ठीक है। सेम साइज और सेम हाइट और परपेंडिकुलर। और कैसी बनेगी, परपेंडिकुलर। ये कुछ पॉइंट्स हम ले लेते हैं। अब हम कुछ सवाल करते हैं और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि हमने ये एक प्लेन मिरर ले लिया, इस प्लेन मिरर के नीचे यहाँ हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी। सभी क्वेश्चनों का एक ही जवाब है, फाइंड इमेज। कि इमेज कहाँ बनेगी, फाइंड इमेज पोजीशन। कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो बताएं क्या होगी। इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, इस मिरर को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, परपेंडिकुलर जितनी डिस्टेंस ये है इतनी ही डिस्टेंस ये हो जाएगी और ये हमको इमेज मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, लाइन सीधी नहीं खींची गई, इसमें ये 2 मीटर की दूरी है,
यहाँ आपके पास ये ए पॉइंट है और हमने ये एक मिरर ले लिया। कितने डिग्री एंगल पर ले लिया? 30 डिग्री पर। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है? कि फाइंड इमेज। तो इसलिए हम, ये ऑब्जेक्ट है, इससे परपेंडिकुलर लेंथ, और यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो यहाँ कहीं हमको इस ए का पॉइंट मिल जाएगा, ए डैश। यदि यह 30 डिग्री है तो यह भी आपके कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम दोस्तों यह करते हैं कि ये आपके मिरर है और ये मिरर एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ आपके ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट -2 और 0 हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? -2 और 0। तो दोस्तों यहाँ कहाँ बनेगा इसकी इमेज, आप बताएं। तो इसकी इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बन जाएगा? इमेज का। तो सिंपल है, एक ही कंसेप्ट हम बार बार ले रहे हैं। कंसेप्ट क्या है कि कंसेप्ट क्या है दोस्तों? एक्सपांड, एक्सपांड मिरर, मिरर को बढ़ाइए। सेकंड, परपेंडिकुलर लेंथ टू मिरर। मिरर पर क्या डालिए? परपेंडिकुलर लेंथ डाल दीजिए। परपेंडिकुलर लेंथ डाल दोगे तो, और परपेंडिकुलर लेंथ डाल दीजिए और मिरर को एक्सपेंड कर दीजिए। बस यही दो चीज़ें बार बार चल रही हैं। तो इसमें भी यही किया। वाई एक्स में कितना चला? नीचे की तरफ -2, और एक्स अक्ष में कितना हो गया? 0। तो 0 - 2 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जो डिस्टेंस है सेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ मिरर। मिरर की ऑब्जेक्ट और इमेज से सेम डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। जैसे अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह क्या है कि हमने ये एक मिरर ले लिया। ठीक है, यहाँ हमने लाइक दिस ऑब्जेक्ट ले लिया, ए और बी। तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी?
तो इमेज के लिए दोस्तों सिंपल सी यही है कि ये जितनी दूरी पर है इतनी दूरी पर ये हो जाएगा, ये जितनी दूरी पर है इतनी दूरी पर ये हो जाएगा। क्यों? तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ए डैश एंड बी डैश। बाहर की तरफ नहीं होगा, अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ क्यों होगा? क्योंकि हमको ये वाली डिस्टेंस कवर करनी है। तो ये डिस्टेंस इतनी है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? एक और कर लीजिए। इसमें क्या है दोस्तों, हमने फिर से ये एक मिरर ले लिया, ठीक है, और ये आपके वही 45 डिग्री एंगल है, और यहाँ आपके ये ऑब्जेक्ट है एक भी, ये ऑब्जेक्ट है एक भी। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए क्या करोगे, इसको मैं समझा देता हूँ कि यूँ इस तरह से हमने मिरर को, इतना तो था और इससे ज़्यादा को हमने एक्सपांड कर दिया। यहाँ से यूँ है ये ए और ये बी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा ए डैश, ये वाला इससे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बी डैश। तो इस तरह से यह नीचे की तरफ इसमें बन जाएगा। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगी, उतनी ही डिस्टेंस पर आपके वो हो जाएगा, इमेज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों फील्ड ऑफ व्यू की। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू यानी वह क्षेत्र जहां तक आपको दिखाई दे। जैसे मान लीजिए ये आपका मिरर है, पूरा मिरर, यहाँ आपके ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में जो आपका मिरर है वो यह ऊपर वाला हो, ये जो ऊपर वाला है ये, और जो नीचे वाला है वो ये। तो यहाँ से जो रे इस मिरर पे यूं जाएगी तो किधर चली जाएगी, इस तरफ, क्योंकि ये एंगल जितना है इतना ही एंगल ये बन जाएगा। ऐसे ही एक रे और गई तो ये इधर चली जाएगी। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाओगे तो इतनी ही डिस्टेंस पर हमें क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाती है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया होता है दोस्तों फील्ड ऑफ व्यू। क्योंकि ये इमेज आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, इसकी ये जो इमेज है ये आपको कहाँ दिखाई देगी, इस एरिया में दिखाई देती है। तो ये जो एरिया है ये इसका कहलाएगा फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू ये हमको यहाँ कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ ध्यान रखें। इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं और एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए,
और समझिए कि यहाँ हमारे एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है फील्ड ऑफ व्यू कितना है, वो हम मेज़र करते हैं। ये आपके पास एक पाथ है, यहाँ आपके ऑब्जर्वर वाली चल रही है, मिरर यहाँ है। तो आप जब यहाँ ऑब्जेक्ट से दो रे गुजारते हैं, इस मिरर के जो बॉटम है वहाँ, तो ये रे यूँ चली जाएगी, और हम जब इसके टॉप पर गुजारेंगे तो एक रे और चली जाएगी। ठीक है, इन दोनों रे को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो लगभग उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर ये दोनों रे यहाँ रियल नहीं, ये इस तरह से यहाँ ये है आपके यहाँ मिल जाएंगे। ये क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, आपको इमेज प्राप्त हो गई। ये वाली जो डिस्टेंस है मान लीजिए x है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए दोस्तों y है, और ये जो फील्ड ऑफ व्यू की डिस्टेंस है ये हो जाएगी y माइनस x। ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, y माइनस x हो जाएगी। तो इसको करने के लिए हम इस d की, y की, इनकी वैल्यू मेजर करने के लिए हम इसमें जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम यह देखें कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, समझिए समझिए समझिए, छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल सिमेट्रिक है। तो छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल, ये वाली डिस्टेंस नो डाउट 2 मीटर ही है। तो छोटे वाले ट्रायंगल का बेस 2, हाइट 1, बड़े वाला ट्रायंगल का बेस 6, हाइट कितनी है दोस्तों x। तो 3x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। आई थिंक क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको शायद। हमने क्या किया दोस्तों, ये छोटे वाला ट्रायंगल ले लिया इसका सिमेट्रिक, बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया इसका सिमेट्रिक। ठीक इसी प्रकार यहाँ हम यह भी देख रहे हैं, ये नीचे वाली 1 मीटर, ये भी ऊपर वाली जो है ये भी 1 मीटर हो। ठीक है, तो ये बड़े वाला, ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये दोनों भी एक ही हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, y अपॉन 6 इक्वल्स टू, ये 2 है ये भी 2 है, 2 अपॉन 2। तो कहने का अर्थ ये है कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3, तो d की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 मीटर आ जाएगी। d की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ हमने एक सिंपल जो कंसेप्ट था उसको यूज में लिया है और केवल ज्योमेट्री लगाई है। केवल क्या लगाई है, ज्योमेट्री। बाकी हमने इसमें कुछ नया नहीं किया है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम इस बार ध्यान दें कि जो ऑब्जर्वर लिया है वही हमारा ऑब्जेक्ट है। हाँ तो दोस्तों ये एक ऑब्जर्वर लिया है, कंसेप्ट वही है, कोई ज़्यादा इसमें हम नहीं कर रहे हैं फेरबदल। इस बार जो हाइट है मिरर की वो 1 मीटर है, नीचे वाली जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर जो भी अपना पाथ है वहीं पर ही है, और ये आपके 3 मीटर हो जाएगा, ये आपके 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे वही पूछा है फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी की सारी चीज़ें आप कर लोगे। क्या पूछ लिया दोस्तों? फील्ड ऑफ व्यू। तो तरीका वही है, एक रेज गुजारें हम बॉटम से मिरर के और एक रेज गुजारें हम टॉप मिरर के, ठीक है। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये y हो जाती है, नीचे वाली डिस्टेंस दोस्तों x ले सकते हो। तो यहाँ आप पीछे की ओर यदि ये रेज बढ़ाते हैं तो हमें 3 मीटर दूरी पर ही इमेज प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से। तो कंसेप्ट वही है, ये वाला ट्रायंगल 2/3, बड़े वाला ट्रायंगल 3 और 3 6, तो 2 पहले लिया है तो x/6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, x इक्वल्स टू 3 2 जा 6 सॉरी 2, तो x इक्वल्स टू आ गया 4। ठीक इसी प्रकार यदि ये वाला लेते हैं बिग साइज वाला तो ये 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 1 हो जाएगा। और ये भी बड़े वाला हम ले लेते हैं y/6, तो y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 6। तो d कितना आ जाएगा दोस्तों? ये वाला फील्ड ऑफ व्यू 6 - 4 इक्वल्स टू 2 मीटर आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ आप ध्यान रखें, जो आपको कहना चाहते हैं कि ये जो मिरर है, ठीक है, और यहाँ आपके ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हमारे ऑब्जेक्ट से 2 रेज पास कर लीजिए, इसके A पॉइंट से B पॉइंट से कहीं से भी एक रे यहाँ से पास कीजिए, तो क्या होगी दोस्तों? इधर चली जाएगी। एक रे यहाँ से पास करेंगे तो यूँ चली जाएगी, एक रे हम यहाँ से पास करेंगे, एक रे हम यहाँ से पास करेंगे। इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो दोस्तों ऐसा ही A' B' हमें इमेज मिल जाती है। ये सारी की सारी इस तरह से ये बन जाएंगी, ये इसके आ जाएंगी, ये इसके आ जाएंगी, ठीक है, ये वाली इधर, ये वाली इधर। तो इस तरह से ये जो आपके इमेज है ये बन जाती है।